हेलो फ्रेंड्स, तो हम पढ़ रहे हैं इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज और इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं हमारे फूड रिसोर्सेज और किस तरीके से हम उनमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं वो हम पढ़ रहे हैं। हम देख रहे हैं क्रॉप में किस प्रकार क्रॉप प्रोडक्शन होता है। 3 सिस्टम हम देख रहे हैं उसके, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट एंड क्रॉप प्रोटेक्शन इंप्रूवमेंट। सबसे पहले हमने देखा कि किस प्रकार हम क्रॉप की वैरायटी में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजी है जो क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट के लिए काम कर रही है। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वह है क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट। क्रॉप की अच्छी वैरायटी चुनने के बाद हम जो सेकंड हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, सेकंड हमारा सिस्टम होता है, वह होता है कि हम किस तरह क्रॉप के प्रोडक्शन में इंप्रूवमेंट करें। ठीक है, क्योंकि क्रॉपिंग जो सिस्टम होता है, क्रॉपिंग सिस्टम डायरेक्टली रिलेटेड होता है किससे, क्रॉपिंग जो सिस्टम होता है और क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो डायरेक्ट लिंक होता है फार्मर की परचेसिंग पावर से। किस तरीके से, यदि फार्मर की अच्छी क्रॉप होगी तो ही कैन परचेस गुड amount of seed or something other things for another crop। ठीक है, तो इस प्रकार जो फार्मर है यदि उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होगी, ठीक है, और वो इकोनॉमिक ग्रोथ क्रॉप प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड है, लिंक्ड है, तो इसीलिए हमें क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट की तरफ ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। क्रॉप प्रोडक्शन सिर्फ फार्मर से ही रिलेटेड नहीं है। यदि क्रॉप प्रोडक्शन यदि अच्छा होगा तो कंट्री की इकोनॉमी भी अच्छी होगी। ठीक है, किसी भी कंट्री में यदि क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा होता है तो वहाँ के जो सिटीजन्स हैं उन्हें ग्रेन्स प्रॉपर ऑप्टिमम जो उसकी क्वांटिटी है उसमें मिलेगा। इसलिए क्रॉप प्रोडक्शन पे इम्प्रूवमेंट करना, ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब जब हम क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट करते हैं तो जैसा कि मैंने कहा कि जब हम क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो आप बिल्कुल एक फार्मर की तरह सोचिए। सबसे पहले हमने क्या किया, जब हमें कोई क्रॉप लगानी है तो हमने सबसे पहले सबसे अच्छी जो वैरायटी है उसकी क्रॉप चुन ली है। ठीक है, क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट में अब हमें उसको लगाना है, ठीक है, खेतों में लगाना है और अब हमें उसी तरह सोचना है कि क्रॉप प्रोडक्शन के लिए क्या क्या जरूरी होगा। ठीक है, तो क्या जरूरी है कि क्रॉप में प्रोडक्शन अच्छा हो, उसके लिए क्या जरूरी है, जो सीड है वो जल्दी से जल्दी सभी सीड फर्टिलाइज हो। ठीक है, वो सॉइल जो है, जिस सॉइल में वो उग रहे हैं वो सॉइल में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हो जिनकी की ज़रूरत एक क्रॉप को हो, तभी उसकी ग्रोथ हो पाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट में हम देखेंगे न्यूट्रिशन। ठीक है, कि क्या न्यूट्रिशन जो है वो क्रॉप के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, क्या क्या न्यूट्रिशन में आता है। उसके बाद न्यूट्रिशन के ही अंतर्गत हम देखेंगे मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो इसके बाद ये हमने देखा न्यूट्रिशन, सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ प्लांट टू ग्रो। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इरिगेशन सिस्टम, किस किस प्रकार से इरिगेशन सिस्टम, इरिगेशन मतलब जो वाटर सिस्टम्स होते हैं, क्योंकि वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रॉप। ठीक है, प्लांट के लिए वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वाटर इज अ सोर्स ऑफ वन ऑफ द न्यूट्रिएंट। ठीक है, वाटर से ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है प्लांट को, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर से मिलता है प्लांट को, साथ ही ऑक्सीजन एयर से भी उसे मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार वाटर इज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट, ठीक है, फॉर प्लांट। तो बाद में हम इरिगेशन सिस्टम देखेंगे। ठीक, उसके बाद हम क्रॉपिंग के पैटर्न देखेंगे। ठीक है, कि किस प्रकार क्रॉप के पैटर्न्स होते हैं और उनका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट में न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। ओके, तो जब एक प्लांट ऐश की एनालिसिस की गई तो यह पाया गया कि अराउंड 40 एलिमेंट्स जो हैं वो प्लांट में पाए जाते हैं। दैट मीन्स 14 एलिमेंट्स आर फाउंड इन अ प्लांट। ठीक है,
इन 40 एलिमेंट्स में पाया गया कि 16 ऐसे एलिमेंट्स हैं which are essential elements, which are essential nutrients. 16 एलिमेंट्स ऐसे थे जो कि इसेंशियल है। अब इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का क्या मतलब है? इसेंशियल न्यूट्रिएंट का मतलब है वह एलिमेंट जिसके के बिना एक प्लांट अपनी वेजिटेटिव साइकिल को कंप्लीट ना कर सके या अपनी रिप्रोडक्टिव साइकिल को कंप्लीट ना कर सके। ठीक है, तो इसेंशियल एलिमेंट वो होते हैं विदाउट विच अ प्लांट कैन नॉट कंप्लीट its vegetative cycle और reproductive cycle। इसका क्या मतलब है कि यह जो एलिमेंट्स हैं 16 एलिमेंट्स, इसमें से यदि कोई भी कम रहा तो प्लांट की जो पूरी लाइफ साइकिल है, ठीक है, जो प्लांट भी एक सीड से जर्मिनेट होता है, फिर वो प्लांट बनता है, फिर उसमें फ्लावर्स आते हैं, फिर फ्रूट आता है, तो ये एक पूरी क्या है, वेजिटेटिव साइकिल है। तो यह जो वेजिटेटिव साइकिल है, यदि इन 16 एलिमेंट्स में से कोई सा भी एलिमेंट कम रहेगा तो वह प्लांट अपनी वेजिटेटिव साइकिल या रिप्रोडक्टिव साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाएगा, और इसीलिए इन 16 एलिमेंट्स को कहा गया एसेंशियल एलिमेंट्स। इन 16 एलिमेंट्स में से, ठीक है, इन 16 एलिमेंट्स में से जो 2 एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इनका सोर्स जो होता है वह होता है वाटर। ठीक है, एक एलिमेंट कार्बन जिसका कि सोर्स होता है एयर, और बाकी सभी एलिमेंट्स जो बचे हैं 13 एलिमेंट्स, उनका सोर्स जो है वह क्या होता है, सॉइल। ठीक है, तो इस प्रकार ये एलिमेंट्स जो हैं, दीज आर 16 एलिमेंट्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट टू कंप्लीट इट्स वेजिटेटिव साइकिल। अब इन एलिमेंट्स में, इन वह एलिमेंट्स जो कि ज्यादा क्वांटिटी में जरूरत होती है प्लांट को, उन्हें कहा गया मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इनको क्या कहा गया, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इन 13 एलिमेंट्स में से जिनकी ज्यादा जरूरत होती है उन्हें कहा गया मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। इसमें क्या आते हैं, एनपीके नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। So these 6 elements are macronutrients because they are required in large क्वांटिटी। ठीक है, जबकि बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं जो कि कम क्वांटिटी में लगते हैं उन्हें कहते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। सो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर दोज न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है, इसमें आते हैं आयरन, सल्फर, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन एंड बोरॉन एंड जिंक। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गए मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो यह जो 7 न्यूट्रिएंट्स हैं, दीज आर कॉल्ड एज
micronutrients and these are called as macronutrients. Macronutrients वह nutrients जिनकी ज़्यादा quantity plant को ज़रूरत है, तो जिसमें से NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, उसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम एंड सल्फर, दीज आर इंपॉर्टेंट. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में जिनकी बहुत कम क्वांटिटी ज़रूरत होती है प्लांट को, वो है आयरन, कॉपर, मैंगनीज, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन, ठीक है, बोरॉन एंड जिंक. तो दीज आर द एलिमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज. ठीक है, अब इसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में हमने बताया कि यह वो एलिमेंट होता है जिसके कि बिना वेजिटेटिव साइकिल कंप्लीट नहीं होती. ठीक है, एक और फैक्ट ये है कि डेफिशिएंसी ऑफ essential element in soil is substituted by supplement. ठीक है, क्या मतलब है इसका कि यदि सॉइल में इन एसेंशियल एलिमेंट्स में से किसी एक की कमी होगी तो उसे सॉइल में मिलाकर उसकी डेफिशिएंसी को आपको दूर करना पड़ेगा, अदरवाइज द प्लांट कैन नॉट कंप्लीट इट्स वेजिटेटिव साइकिल. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेजिटेटिव साइकिल कंप्लीट करे प्लांट. हमारी क्रॉप जो है सॉइल में सभी एलिमेंट्स यदि होंगे तो क्रॉप प्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा. ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स, उनमें जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम है ये इन्हीं से बनते हैं, क्योंकि ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं, इनकी वजह से सीड जो है बहुत अच्छे से जर्मिनेट करते हैं और प्लांट जल्दी से जल्दी बड़ा होता है. ठीक है, तो अब हम आगे जो है वो पढ़ने वाले हैं फर्टिलाइजर्स, बिकॉज फर्टिलाइजर्स आर द न्यूट्रिएंट फॉर द प्लांट. ठीक है, so now we are going to, okay, so nutrient are what? The mineral or element needed for the plant growth are called the nutrient of plant. ठीक, अब हम इसी के तहत देखने वाले हैं कि फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स जो है वो किस प्रकार न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं प्लांट को. ओके, यहाँ पर एक करेक्शन मैं आपको बताना चाहूँगी कि यह जो ऑक्सीजन हमने लिखा था, वाटर जो है सिर्फ हाइड्रोजन का रिसोर्स है. हाइड्रोजन जो है वाटर से मिलता है प्लांट को, जबकि एयर से कार्बन और ऑक्सीजन. ठीक है, दोनों जो है ऑक्सीजन और कार्बन एयर से मिलता है. एटमॉस्फेरिक एयर जो होती है उससे ऑक्सीजन और कार्बन प्लांट को मिलता है. तो ये एक छोटा सा करेक्शन है जो हम कर लें, क्योंकि ऑक्सीजन जो कि हमने पढ़ा है कि जब प्लांट क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, साथ ही फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस में भी कुछ ऑक्सीजन जो है फॉर्म होती है, जो कि एक्सेसिव ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया जाता है प्लांट के द्वारा, लेकिन कुछ ऑक्सीजन को वह फिर से यूटिलाइज कर देता है. तो एक तो ऑक्सीजन जो कि फोटोसिंथेसिस में बनी है वह उसे यूटिलाइज करता है रेस्पिरेशन के लिए, सेल्यूलर रेस्पिरेशन के लिए, और दूसरा एयर से वह ऑक्सीजन को प्राप्त करता है. तो यह प्लीज एक करेक्शन आप कर लीजिए कि जो एलिमेंट है वाटर से एक एलिमेंट मिलता है और एयर से 2 एलिमेंट जो है प्लांट को मिलते हैं. इसके अलावा एक और पॉइंट मैं बताना चाहूंगी कि आजकल एक नई टेक्निक जो है जिसे कि हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है, उसके भी द्वारा प्लांट को जो है बड़ा किया जा रहा है. हाइड्रोपोनिक्स ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो कि जो प्लांट है वो सॉइल में बड़ा ना होकर सिर्फ एक सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट, और उसमें प्लांट को बड़ा किया जाता है. तो इस टेक्निक को कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स. ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स जिसमें कि प्लांट्स आर कल्टिवेटेड in nutrient solution. ठीक है, और that technique is called as hydroponics.
ठीक, इसमें सॉइल की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक जो लिक्विड सॉल्यूशन है न्यूट्रिएंट्स का उसमें ही प्लांट को रखा जाता है और उसमें ही वो ग्रो करते हैं। ठीक, तो इस प्रकार ये हमने देखा हाइड्रोपोनिक्स की टेक्नोलॉजी क्या होती है। अब हम देखते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स जो है वो किस प्रकार हेल्प करते हैं प्लांट को न्यूट्रिशन देने में। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम पढ़ने वाले हैं फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में अब हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। ठीक है, आपने बहुत सुना होगा कि फर्टिलाइजर्स क्रॉप में यूज होते हैं और उससे बहुत जो है आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गई है जिसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं यूज करते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं। तो ये एक्चुअली फर्टिलाइजर होता क्या है? ठीक है, तो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? दीज आर द सब्सटेंसेस which make soil fertile, help the plant to grow, and synthesize more food. ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, दीज आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो कि प्लांट को रिक्वायर होते हैं। ठीक है, तो फर्टिलाइजर्स वो होते हैं, वैसे सब्सटेंस होते हैं जिनका कि जो सॉइल में मिक्स किए जाते हैं और सॉइल को ये फर्टाइल बनाते हैं। फर्टाइल मतलब उपजाऊ बनाते हैं, जिससे कि जो प्लांट है उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो। ठीक है, और साथ ही जो प्लांट में फूड आएगा, फ्रूट आएगा, ठीक है, ग्रेन है, कुछ भी कह लें आप, तो वो जो है फूड या ग्रेन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में हो और अच्छी क्वालिटी का हो। इसके लिए ज़रूरी है कि प्लांट में न्यूट्रिशन मिलाया जाए। फर्टिलाइजर में जो है प्लांट न्यूट्रिशन होता है। अब ये फर्टिलाइजर्स जो हैं 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक होते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स और एक होते हैं बायो फर्टिलाइजर्स। केमिकल फर्टिलाइजर्स जो होते हैं यह केमिकल से बने हुए फर्टिलाइजर्स होते हैं। ठीक है, और यह मेनली 3 प्रकार के होते हैं, नाइट्रोजिनस, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम फर्टिलाइजर्स। ठीक है, ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं इनकी क्या उपयोगिता है, इनकी क्या खास बात होती है? दे कैन यूज बी इन स्मॉल बल्क, ये स्मॉल क्वांटिटी में ही इफेक्टिव होते हैं, काफी इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो दे नीड इनटू स्मॉल बल्क, इनकी खासियत होती है कि कम क्वांटिटी आपने डाली और वह उतनी ही सफिशिएंट होती है। ठीक है, दे आर सॉल्यूबल इन वाटर और इसीलिए दे आर इजीली एब्जॉर्बेबल बाय प्लांट। ठीक है, क्योंकि प्लांट वाटर तो एब्जॉर्ब करेगा ही, जब ये वाटर में इजीली सॉल्युबल होंगे फर्टिलाइजर्स तो प्लांट इन्हें इजीली एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, दे आर रेडीली अवेलेबल एज प्लांट फूड। ठीक है, सॉइल में वो इजीली मिक्स हो जाते हैं, इसीलिए एज अ प्लांट फूड इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, इजी इन ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत इजी होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको चाहिए बहुत कम क्वांटिटी। ठीक है, बड़े से बड़ी जमीनों में इनकी क्वांटिटी बहुत कम लगती है और इसीलिए आपको जो है इनकी कम क्वांटिटी जब जरूरत होगी तो बहुत इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा। ठीक है, तो दे आर इजी इन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, साथ ही दे आर सोल्यूबल इन वाटर, दे नीड इन स्मॉल बल्क और स्मॉल क्वांटिटी एंड दे आर इजीली अवेलेबल एज अ प्लांट फूड। ठीक है, अब ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं ये सॉलिड और लिक्विड दोनों फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। दे आर अवेलेबल इन सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म। ठीक है, एनपीके जैसा कि मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट है और इसीलिए यही फर्टिलाइजर्स के रूप में ज्यादातर यूज किए जाते हैं। यह केमिकल फर्टिलाइजर जैसा कि मैंने बताया 3 प्रकार के होते हैं, नाइट्रोजिनस,
ऐसे फर्टिलाइजर्स जिनमें जो कि नाइट्रोजन कंपाउंड से बने हुए हों उन्हें नाइट्रोजीनस कहते हैं, नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर्स। फॉस्फोरस फर्टिलाइजर्स जो कि फॉस्फोरस कंपाउंड से बने हुए होते हैं वो कहलाते हैं फॉस्फोरस फर्टिलाइजर्स। पोटेशियम फर्टिलाइजर्स जो कि पोटेशियम कंपाउंड से बने हुए होते हैं वो कहलाते हैं पोटेशियम फर्टिलाइजर्स। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स जिनमें कि 2 या 2 से अधिक जो है फर्टिलाइजर्स हो, 2 या 2 से अधिक न्यूट्रिएंट्स हो, 2 और मोर मेन न्यूट्रिएंट, तो उसे कहेंगे कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो इस प्रकार फर्टिलाइजर्स जो है नाइट्रोजीनस हो सकता है, फॉस्फोरस मेन हो सकता है, पोटेशियम हो। एक्चुअली मेनली आपकी सॉइल को आप क्या एलिमेंट्स की ज़्यादा ज़रूरत है उस हिसाब से जो फार्मर्स हैं वो इनका यूज़ करते हैं। दूसरा, कई लोग कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं ताकि सभी जो 3 एलिमेंट्स हैं वो उसमें आ जाए। ठीक है, उसके अलावा वो फर्टिलाइजर्स जिसमें कि सभी इसेंशियल जो सभी इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर्स हो, सभी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हो, उसे कहेंगे कंप्लीट फर्टिलाइजर्स, जिसमें कि ऑल 3 आर प्रेजेंट आर कॉल्ड एज कंप्लीट, 2 और मोर इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स, ऑल 3 आर प्रेजेंट आर कॉल्ड कंप्लीट फर्टिलाइजर्स। ठीक, तो इस प्रकार सॉइल की क्या रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है। ठीक है, यह उसके मेरिट्स हैं फर्टिलाइजर्स के। ठीक है, अब जैसा कि हमें पता है कि फर्टिलाइजर्स जो है उनसे बहुत उसके डीमेरिट्स भी हैं। अब वो डीमेरिट्स क्या हैं? तो डीमेरिट्स क्या है फर्टिलाइजर्स के? पॉल्यूशन कॉज करते हैं। ठीक है, इजीली सरफेस रन ऑफ, ठीक है, इजीली बह जाते हैं। बहुत बारिश में यदि आप मिट्टी में फर्टिलाइजर्स है तो सरफेस वाटर के साथ साथ फर्टिलाइजर्स भी बह जाएंगे तो वहां आपका नुकसान हो जाएगा। दे आर वेरी एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, इसलिए हर कोई उसे यूज नहीं कर पाता। ठीक है, जिसकी जो बाइंग कैपेसिटी है बहुत कम होगी यदि फार्मर की, तो वह इन्हें यूज नहीं कर पाएगा, खरीद नहीं पाएगा। दूसरा, पॉल्यूशन बहुत क्रिएट करते हैं क्योंकि दीज आर केमिकल्स। ठीक है, और यह केमिकल्स है, तो इस प्रकार यदि सरफेस रन ऑफ से ये केमिकल्स वाटर बॉडीज में जाते हैं तो वाटर का भी जो है ये क्या करेंगे, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करेंगे। ठीक है, साथ ही बहुत अधिक समय तक यदि इनका बहुत ज्यादा यूज किया जाए तो ये दे मेक सॉइल मोर एसिडिक और एल्कलाइन, एसिडिक बना देंगे या एल्कलाइन बना देंगे। तो जो सॉइल की प्रॉपर पीएच होता है वो जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। तो बहुत अधिक यूज से फर्टिलाइजर्स के क्या होगा कि एसिडिक हो जाएगी सॉइल या अल्कलाइन हो जाएगी। ठीक है, लेकिन फिर भी इनका यूज होता है बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे फुलफिल द डेफिशिएंसी ऑफ सॉइल। क्योंकि क्या होता है, जब फ्रिक्वेंटली क्रॉप्स उगाई जाती है सॉइल में तो क्या होगा कि जब फ्रिक्वेंटली सॉइल उगाई जाएगी तो दे विल एक्सप्लॉइट द सॉइल और सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो क्रॉप के द्वारा यूटिलाइज कर लिए जाएंगे। और जब सॉइल बचेगी तो उसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बहुत कम रह जाएगी। और इसीलिए जब आप एक्सेसिव फार्मिंग करते हैं तो उस एक्सेसिव फार्मिंग में आपको एक्सटर्नली जो न्यूट्रिएंट्स है उन्हें देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो एक्सेसिव क्रॉपिंग के लिए फर्टिलाइजर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। उनके जो है आप यदि फर्टिलाइजर्स यूज नहीं करेंगे तो फिर प्लांट को न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे। ठीक है, डिमेरिट्स क्या है हमने देखा, पॉल्यूशन क्रिएट करता है, एक्सपेंसिव होते हैं, सरफेस रन ऑफ में वी कैन लॉस द फर्टिलाइजर्स एंड दे मेक सॉइल एसिडिक और एल्कलाइन। ठीक, तो दीज आर द डिमेरिट्स ऑफ फर्टिलाइजर्स। ठीक, केमिकल फर्टिलाइजर्स के जो डिमेरिट्स हमने देखा, यूजुअली फर्टिलाइजर्स जो हैं उनकी एक प्रॉपर क्वांटिटी इज रिक्वायर्ड, लेकिन इनका जो यूज है वह बहुत
अधिक कर लिया जाता है, जितनी क्वांटिटी उसकी रिक्वायर है क्रॉपिंग के लिए उससे अधिक फार्मर्स करने लगते हैं और इस प्रकार से वो इम्बैलेंस कॉज करता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जुडिशियल यूज किया जाए फर्टिलाइजर्स का इन द क्रॉप। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कितनी क्वांटिटी रिक्वायर है उतनी ही यूज की जाए, एक्सेसिव यूज ना किया जाए। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द केमिकल फर्टिलाइजर्स। नाउ वी विल सी व्हाट आर द बायो फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो केमिकल फर्टिलाइजर्स के नुकसान को देखते हुए कि क्या क्या उसके डीमेरिट्स हैं, बायो फर्टिलाइजर्स को आजकल बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं। बायो फर्टिलाइजर एक्चुअली क्या होता है? बायो फर्टिलाइजर्स आर द लिविंग बैक्टीरियाज। ठीक है, दीज आर द लिविंग बीइंग्स और व्हाट दे डू, दे फिक्स द नाइट्रोजन एंड मेक अवेलेबल टू द प्लांट। ठीक है, तो क्या करते हैं ये बैक्टीरियाज? ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं। ये जो है बायो फर्टिलाइजर्स आर एक्चुअली लिविंग बीइंग, दे आर बैक्टीरियाज, दे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है उसे फिक्स कर देते हैं और दे मेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन अवेलेबल टू द प्लांट। ठीक है, तो इस प्रकार दो प्रकार के होते हैं, नॉन सिम्बायोटिक एंड सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया वह होते हैं जिन्हें प्लांट से भी फायदा होता है। नॉन सिम्बायोटिक वैसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि सिर्फ प्लांट को हेल्प करते हैं, उन्हें पर्सनली कोई फायदा नहीं होता, तो दे आर कॉल्ड एज नॉन सिम्बायोटिक। ठीक है, सिम्बायोटिक में जो बैक्टीरियाज है दे गेट हेल्प फ्रॉम प्लांट ऑल्सो इन एनी वे, लाइक दे कैन रिसाइड इन द रूट्स ऑफ अ प्लांट। ठीक है, तो इस प्रकार दे आर सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज जो कि म्यूचुअली एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, प्लांट उसे हेल्प कर रहा है और वह प्लांट को, तो दैट इज कॉल्ड ए सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल, राइजोबियम जो है क्या करता है, प्लांट नोड्यूल्स में रहता है, पल्सेस के। ठीक है, तो पल्सेस प्लांट जो होते हैं उसमें नोड्यूल्स बना लेता है ये रूट्स में और वहां पर ये राइजोबियम रहता है और इस प्रकार ये क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है। तो जो पल्स प्लांट होते हैं उन्हें नाइट्रोजन अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, और इस प्रकार वो उससे क्या करते हैं, वो अपना फूड उस नाइट्रोजन की मदद से ही जो पल्सेस हैं उसमें प्रोटीन फॉर्म करते हैं। तो जो नाइट्रोजन है इज द बेस ऑफ अमीनो एसिड्स और अमीनो एसिड इज द बेस ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो इस प्रकार नाइट्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पल्स प्लांट और पल्स प्लांट में यदि इन बायो फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाएगा तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर द क्रॉपिंग। ठीक है, लेकिन ये जो बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं दे ओनली मेक अवेलेबल द नाइट्रोजन एलिमेंट। ठीक है, तो इस प्रकार बायो फर्टिलाइजर्स उन्हें कहते हैं क्योंकि ये इसमें आपको कोई केमिकल यूज नहीं करना है। ठीक है, ये इस प्रकार से आप कोई पॉल्यूशन भी नहीं करते हैं, तो ये बायो फर्टिलाइजर्स आर वेरी गुड फॉर द एनवायरनमेंट एंड दे आर वेरी इको फ्रेंडली। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा कि किस किस प्रकार से बायो फर्टिलाइजर्स और फर्टिलाइजर्स क्रॉपिंग में हेल्प करते हैं। फाइन, तो ये हमने देखा फर्टिलाइजर्स के बारे में। अब हम देखेंगे मैन्योर्स। मैन्योर्स किस प्रकार से प्लांट को न्यूट्रिएंट जो है अवेलेबल कराती है। अब हम देखेंगे मैन्योर्स।